बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 3 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है और इस वक्त ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमले की बाज़गश्त है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले का प्लान तरतीब दिया गया। यहां तक कि अमेरिका की जानिब से पहले ईरान को यह ऑफर की गई कि नेगोशिएशन के ऊपर आए और वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्लोज किया जाए। अदरवाइज अगर नहीं ऐसा होता तो वो इसके जौहरी प्रोग्राम के ऊपर इतना जबरदस्त किस्म का हमला करेंगे कि आज से पहले कभी किसी ने इस तरह का हमला नहीं देखा होगा। और बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से यह धमकी दी गई और गुज़श्ता रोज बाकायदा ये खबरें जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हुई और बाकायदा यूं कह ले कि एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यह खबर ब्रेक हुई कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है, जबकि ईरान की जानिब से जवाबी वार जो है वो भी तैयार कर लिया गया। और फिर उसने बताया कि ये लॉन्चर्स है, ये मिसाइल्स है, ये आईसीबीएम है, ये लेजर टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल है, ये ड्रोन्स हैं और मुकम्मल तौर पर सब तैयार है। और उसने कहा कि अगर यहां पर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इक्वेशन ऑफ पावर है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। मतलब ये जो इसराइल को लेकर और फिर अमेरिका के जितने फौजी अड्डे हैं वो निशाने पे होंगे। 10 फौजी अड्डे हैं, 50,000 फौजी हैं। तो ये पूरे का पूरा जब प्लान सामने आया, क्योंकि ईरान के हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ईरान जो है वो अकेला नहीं है। ईरान के साथ वही आइसोलेटेड जो ममालिक हैं, जिसमें रशिया है, जिसमें जनूबी कोरिया है, जिसमें चाइना है, ये एक जबरदस्त किस्म का अलायंस, ग्रैंड अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जनाब वाला, जिस तरह से ईरान पर अमेरिकी हमले की बाज़गश्त सामने आई और हमले की खबर सामने आई, तो रूस और चीन खुलकर इस वक्त ईरान की मदद को पहुंच गए हैं। बाकायदा तौर पर जो जदीद तरीन असलहा के जहाज हैं उनको लेकर खबरें ये सामने आ रही थी कि वो यमन जो है वो पहुंच रहे हैं, वो ईरान पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल जो है वहां पर एक बड़ा वाविला मचा हुआ है। वो गम गुस्से की लहर है, यहां तक कि पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये पाबंदियां किस कदर कारगर होंगी, क्या इस हमले को लेकर ये पूरे का पूरा जो मंजरनामा है, पहले ईरान के पास जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है और हां, जो एटम बॉम्ब बनाने के हवाले से, न्यूक्लियर ताकत हासिल करने के हवाले से जो प्लानिंग तरतीब दी जा रही है, उसके बाद चाइना क्योंकि खुलकर वो सामने आ चुका और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर जो है वो पूरी का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। क्योंकि चाइना ने आज तक कभी भी वो खुलकर अमेरिका के सामने नहीं आया, जंग को दावत नहीं दी। लेकिन यहां पर अमेरिका की जानिब से भी अब उसने कहा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में आपने हमारे साथ लड़ना है तो आ जाएं, आपने हमारे साथ जंग करनी है तो आ जाएं। तो अमेरिका जो है वो फुल स्केल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर जीतना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीनी रास्ता तो चाइना के साथ लगता नहीं है। तो यहां पर पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है और ये यूं कह ले कि अभी हमले से पहले ही एक बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो इनको होने जा रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर बिल आखिर शामी जाग उठे और ये जो इजराइल की जानिब से शाम के ऊपर तकरीबन गुज़श्ता रोज 2 दर्जन जो है वो स्ट्राइक्स की गई और उसके बाद आगे से जो कुनेत्रा का इलाका है, दीगर मुतअद्दिद इलाके, वहां पर जब इनकी फोर्सेस आगे बढ़ रही थी उनके ऊपर घात लगाकर हमले जो है वो हुए, जिसमें मुतअद्दिद जो फौजी हैं वो जख्मी भी हुए। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें मशरिक़ वस्ता के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची जो हैं स्टीव विटकॉफ ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा करने या किसी गैर जानिबदार मुल्क के अंदर ईरानी हुक्काम से मुलाकात करने पर आमादगी जाहिर की है और ईरान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा नहीं जी, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामनाई हैं, उन्होंने इसे धोखा करार देते हुए मुस्तरद किया और कहा कि ट्रंप इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात से पाबंदियों की गिरा मजीद मजबूत हो जाएगी। ये पाबंदियां लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ईरान पर दबाव बढ़ेगा। इस वजह से वो इनके साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जिसके बाद अभी फ्रांस की जो वज़ीर खारजा हैं जैन नोवल बारूद, उसने खबरदार किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए किसी नए मुआहदे के बगैर फौजी तसादुम तकरीबन नागुज़ीर दिखाई देता है। वो मतलब लड़ाई एक बड़े पैमाने पर होती दिखाई देती है और ये बयान पेरिस में दिफाई काबीना के एक गैर मामूली इजलास के बाद जो है वो दिया गया है, जिसे सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बुलाया था ताकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को हल किया जा सके। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रीच अ न्यूक्लियर अग्रीमेंट विद ईरान इज नैरो, मतलब बहुत तंग है, मुमकिन ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर स्कोप फॉर कंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान इज नाउ लिमिटेड, वो बहुत लिमिटेड हो चुका है। ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसको कंक्लूड करना, उसका स्कोप जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इफ नो एग्रीमेंट इज रीच्ड विद ईरान, अ मिलिट्री
confrontation seems inevitable and imminent. मतलब एक नविश्ता दीवार है और फिर एक नागुज़ीर, मतलब पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि ये सामने सामने ये लड़ाई जो होती दिखाई दे रही है कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता। लेकिन यहां पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ईरान की, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का रिटेलिएट किया और इराकची जो है उन्होंने कहा, इराकची क्रिटिसाइज द यूरोपियन यूनियंस फेलियर टू टेक अ पोजीशन अगेंस्ट वाशिंगटन्स स्टेटमेंट दैट थ्रेटन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। मतलब उन्होंने यूरोप को भी भरपूर तरीके से, यूरोपीय यूनियन को आड़े हाथों लिया और उनको नाकामी उनके ऊपर डाली और कहा कि ये फेल हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन जो है वो नहीं ले पा रहे वॉशिंगटन के खिलाफ, और उनकी स्टेटमेंट जो सामने आ रही है और वो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट में डाल रहे हैं क्योंकि यूरोप भी उसके अताब का शिकार है। तो उसने बड़ा खुले आम ये बात की। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मजे की चीज है, वो ये है कि जो रशिया और चाइना है वो खुलकर सामने आ गए, वो ईरान की मदद को पहुंच गए। अब खबर क्या है, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा, मॉस्को एंड तेहरान अफर्म दैट थ्रेट्स टू बॉम्ब्स ईरान्स न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आर अनएक्सेप्टेबल। मतलब जो ईरान के ऊपर, जो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर हमले की बात की जा रही है, वो नाकाबिले कबूल है। मतलब बात तो अगर यहां पर भी रुक जाती तो हम समझते चलो ठीक है, लेकिन अब आगे वो मजीद क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी, मॉस्को एंड तेहरान आर फोकसिंग their discussions on the Iranian nuclear issue on possible steps to reduce tensions। एक तो वो कोशिश ये करें कि किसी तरीके से इस टेंशन को रिड्यूस किया जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल असिस्टेंस टू द ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कह रहे हैं, ओवर स्ट्रेंथ एंड जियो पॉलिटिकल पोजिशन एनेबल अस टू लॉन्च अ पावरफुल रिटेलिएटरी स्ट्राइक। मतलब इतनी जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक होगी कि पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस वक्त जो जदीद तरीन हथियार उनके पास अपने मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर नई खेप जो है वो रशिया और चाइना से वहां पर पहुंचती है तो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील नहीं हो जाएगा। और उन्होंने यहां तक कहा कि यहां पर जो एक पावर है, पावर गेम है, और पूरी की पूरी जो इक्वेशन ऑफ पावर है कि एक मुसावाती आप ताकत की बात करें तो वो तब्दील हो जाएगा। क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है जी, अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना तसल्लुत रखता है और उसने अपना नुमाइंदा इजराइल रखा हुआ, अमेरिका और इजराइल का यहां पर तसल्लुत है। लेकिन जब ये हमला होगा तो उसके बाद रिटेलिएटरी जब हमला होगा तो वो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देगा। जिस तरह से रशिया और चाइना जो है वो खुलकर सामने आए और बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां तक आयद कर दी गई और ये कहा गया कि इस वक्त जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके। उसने कहा कि यमन को जो असलिया पहुंचाया जा रहा है, ईरान के हवाले से खबरें सामने आ रही थी। अगर यमन के साथ रशिया इतना खुलकर सामने आ रहा है तो फिर जो है वो ईरान के साथ वो कितना खुलकर सामने होगा कि वो एक छोटा मुल्क है, एक गरीब मुल्क है, लेकिन ईरान पाबंदियों के बावजूद जिस तगड़े तरीके से ग्रो कर रहा है तो रशिया तो उसके साथ खड़ा है और वो कहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला है। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो रहा है और ये अगर लड़ाई होती है तो ये आलमी जंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आप देखिए कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो ईरानियन पॉलिटिकल असिस्टेंट्स हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा, एनी अग्रेशन अगेंस्ट ईरान विल एंटर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री अ न्यू फेज। मतलब उसने कहा कि पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील होगा। हम पहले आपको अवेयर कर रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो है वो एक नेक्स्ट फेज के अंदर दाखिल होगी, जिसको रोकना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, मंजरनामा तब्दील हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से इजराइल ने आज शाम बड़े पैमाने के ऊपर फिजाई हमले किए और शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक जो इजरायली फिजाई हमलों ने शाम भर के अंदर मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया और दमिश्क में बर्जा के अंदर साइंसी तहकीकी मरकज को निशाना बनाया गया और हमा में हमलों से फौजी एयरबेस को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि जंगी तैयारों की पनाहगाहें, रनवे और गोला बारूद के डिपो जो है वो भी तबाह हुए। और हमस के अंदर कम से कम 2 हमले T4 एयरबेस पर हुए, जिस पर टर्की जो है वो मुबैना तौर पर ड्रोन और फिजाई दिफा की तैनाती पर गौर कर रहा है। और एक इजरायली एहलकार ने द यरूशलेम पोस्ट को बताया कि यह हमले अंकारा के लिए एक वाज़ेह इंतबाह है और शाम में फौजी अड्डा कायम ना करें और मुल्क के आसमानों में इजरायली सरगर्मी में मुदाखलत नहीं करें। इजरायली फौज इस वक्त मगरबी दरा के जो दही इलाके हैं वहां पर नावा के मज़ाफात में शदीद गोलाबारी भी कर रही है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा स्ट्राइक्स किए गए, लेकिन दरा में मकामी मज़ाहमतकार जो हैं वो उठ खड़े हुए, शामी उठ खड़े हुए और उन्होंने इजरायली फौज के दरमियान जो एक जबरदस्त किस्म के हमले जो है वो एक झड़पें जो है वो वहां पर दिखाई थी
اس حوالے سے خبریں رپورٹ ہوئیں اور شام کی جانب سے متعدد زخمیوں کی اطلاعات بھی ہیں اور درا کی دہی علاقوں میں ناوا کے مغرب میں جو اسرائیلی فوجی ہیں ان پر گھات لگا کر حملے کیے گئے، جس کے بعد زخمی ہونے کی جو ہے وہ خبریں وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن ویسے اسرائیل شام میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے زیادہ میں متاثر نہیں ہوں۔ شامی فوج نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی ہیں اور اسرائیل نے اس کھڑکی سے فائدہ اٹھا کر جو تباہی ہے وہاں پر کی اور تسلط جمایا، لیکن ابھی تک کوئی فوجی جڑا وہاں پر نہیں ہوئی۔ جو مقامی جو عوامی ہے، عوامی طاقت ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں، وہ گھات لگا رہے ہیں۔ لیکن اگر شامی حکومت اسرائیل کے وجود کو نظر انداز کر کے لبنانی حکومت کی طرح تبصرہ نہیں کرتی ہے، بات چیت نہیں کرتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے جو مزاحمتی گروپ ہیں وہ جنم لیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ تمام شامی جو فرقہ وارانہ تکفیری نہیں ہے، شام کے اندر بہت سارے مختلف نظریات اور دھارے موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مقررہ وقت پر مزاحمتی گروپوں کے لیے گنجائش جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر جو جولانی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کرتی تو پھر عوامی ریزسٹنس جو ہے، جس طرح سے ابھی یہاں پر ایک سٹیپ آگے آتی دکھائی دی ہے، وہ مزید ون سٹیپ ہٹ جاتی دکھائی دے گی۔ آج شام کے فضائی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جو اسرائیلی حملہ اسی تناظر میں ہے، جس کی وضاحت میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے ساتھ کی تھی اور آپ کو بتایا بھی تھا، اور اسرائیل شام کے اندر ترکی کی حدود متعین کر رہا ہے، اور ترکی شام کو محفوظ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک نو فلائی زون جو ہے وہ قائم کیا جائے، جو اس کی سرحدوں پر شمالی شام، حلب اور ادلب کے اندر شروع ہو اور آہستہ آہستہ شام کے مرکز اور جنوب کی طرف فضائی دفاعی ڈھال جو ہے وہ بنائے، اور اس کے بغیر اسرائیل شام میں غالب طاقت ہوگا۔ لیکن اس تناظر میں کچھ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا کہ اب جو حالات ہیں وہ پورے کا پورا منظرنامے کو تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ نتن یاہو نے غزہ کو تقسیم کرنے کے لیے اب نئے موراق کوریڈور کا اعلان کیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے خان یونس کو رفح سے الگ کرنے کے لیے فلاڈیلفی کوریڈور کے متوازی چلنے والے موراق کے نام سے ایک نئی راہداری پر جو ہے وہ کنٹرول کا اعلان کیا ہے۔ خان یونس کا علاقہ جو ہے وہاں پر اس نے یہ راہداری بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس اقدام کا مقصد غزہ کی پٹی کو مؤثر طریقے سے تقسیم کرنا ہے، اور ایک سابق جو اسرائیلی بستی کے نام سے منسوب یہ راہداری ایک بہت کم آبادی والے علاقے سے گزرتی ہے، جو غزہ کی مصر تک واحد رسائی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی خاندان علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں جن کی سزائے موت جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن یہاں جو اسی تناظر میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں کہ موراق ایکسس کا مقصد رفح کراسنگ اور رفح شہر کو مکمل طور پر الگ تھلگ کرنا ہے، اور اس علاقے کو نام نہاد رسا کارانہ نقل مکانی کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار بھی کرنا ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے تل السلطان کا علاقہ جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے رفح میں موراق ایکسس نامی علاقے پر اپنا تسلط کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا۔ انہوں نے تصدیق بھی کی کہ یہ محور نام نہاد فلاڈیلفی کوریڈور کی دوسری توسیع کے طور پر کام کرے گا، اور اس کے ساتھ اسرائیلی فورسز نے رفح گورنری کو خان یونس سے مکمل طور پر منقطع کر دیا، اور اس جس سے پہلے سے سنگین انسانی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، اور ان علاقوں میں بہت سے خاندان پھنسے ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں شہید اور لاپتہ افراد کی اطلاع ہے۔ کیونکہ شدید بمباری جاری ہے اور امدادی ٹیمیں زخمیوں اور ملبے تلے دبے افراد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد بھی کر رہی ہیں، جبکہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ نتن یاہو نے جو غزہ کو تقسیم کرنے کا اعلان کیا، وہ آہستہ آہستہ جو ٹرمپ پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔